नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम 100 महत्वपूर्ण हिस्ट्री के प्रश्न देखेंगे जो कि पेपर में बार-बार पूछे गए हैं। उन प्रश्नों को यहां पे शामिल किया गया है, तो बिल्कुल आपके यहां पे जो है 100 क्वेश्चन क्या है तैयार होने वाले हैं। तो बिल्कुल बिना स्किप किए हुए कंप्लीट वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपके 100 क्वेश्चन जो है तैयार आज हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ये बिल्कुल जो है कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। ऑप्शन बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, जिससे कि क्वेश्चन जल्दी से कंप्लीट हो जाए और वीडियो भी लेंदी भी ना हो। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा जो है पाषाण स्थल है? तो पूरा पाषाण जो स्थल है हुंसागी है। ऑप्शन से बिल्कुल सी राइट हो जाएगा और ये जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है, तो ये भी ध्यान रखें। आगे है 3 नंबर के प्राचीन काल में कमकार शब्द का संबंध डैश से था? तो ये संबंध किससे था? तो भूमिहीन जो है खेतिहर मजदूरों को ये कहा जाता था। बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। 4 नंबर है कि लव युग को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजारों एवं हथियारों में मुख्य रूप से डैश की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा। तो किसकी जगह पे लोहे का इस्तेमाल हो रहा था? तो कांसे की जगह पे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 5 नंबर है कि सिंध सभ्यता के लोग डैश बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। तो किसको मिश्रित करते थे? तो कांसे को। यानी कि इसमें जो है लोग क्या करते हैं, तो तांबा और टीन क्या करते हैं, मिलाते हैं क्या बनाने के लिए? तो कांसे बनाने के लिए। बिल्कुल। 6 नंबर है कि माइक्रोलिथ डैश का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था। तो क्या करने के लिए? माइक्रोलिथ का मतलब यहाँ पे, तो इसका उपयोग जो है किया जाता है छोटे पत्थर के औजार के रूप में। ठीक है, बिल्कुल भी हो जाएगा। 7 है कि मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ डैश भाषा में मुर्दों का टीला है। तो मुर्दों का टीला जो कहा जाता है मोहनजोदड़ो, किस भाषा का है जो है अर्थ है? तो ये सिंधी भाषा का है। बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। स्टूडेंट, आप इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 8 नंबर है निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती थी? तो उसका नाम जो है बिल्कुल खरोष्टी है। बिल्कुल सी हो जाएगा। 9 है निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 10 नंबर है कि किस स्थान से हड़प्पा कालीन रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? तो ये प्राप्त हुई थी लोथल से। ए राइट हो जाएगा। 11 है ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता था? तो उसे जो है कहा जाता था क्या? बिल्कुल, तो उसे रावी नदी को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, हम कहते हैं परूसड़ी। क्या कहते हैं? परूसड़ी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके पहले स्टूडेंट 10 नंबर क्वेश्चन इसका दैमाबाद होगा। ठीक है, गलती हो गया यहाँ पे। हमसे पूछा था यहाँ पे कि किस स्थान से हड़प्पा कालीन रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? तो ये जो है प्राप्त हुई है दैमाबाद से। कहाँ से? दैमाबाद से। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इसका 10 का। चलिए आगे, हमारे 11 हो चुका था। चलिए आगे हम बात करते हैं। 12 नंबर है कि उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था? इसका जो केंद्रीय विषय था दर्शन एवं ज्ञान है। बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 4 वेदों में से किसमें जो है बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू टोना और तंत्र मंत्र संग्रह है? तो ये संग्रह है अथर्ववेद में। बिल्कुल सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 14 है कि बौद्ध धर्म में भिक्षु बनने वाली प्रथम महिला थी। तो प्रथम महिला की बात करते हैं तो उनका नाम जो है महाप्रजापति गौतमी है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बात करें 15 है कि बुद्ध चरित्र सौदरानंद सारिपुत्र प्रकरण के रचनाकार कौन थे? इसके रचनाकार कौन है? तो अश्वघोष हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महाबोधि मंदिर परिसर का डैश के जीवन से सीधा संबंध है? किसके जीवन से? इनका संबंध जो है भगवान बुद्ध के जीवन से है। बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। 17 है कि किस शासक ने अंतिम समय में जैन धर्म अपनाकर जैन धर्म अनुसार अपने प्राण त्यागे थे? तो ये किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। 18 है कि कौटिल्य किस शासक के प्रधानमंत्री थे? तो ये प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। बिल्कुल सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो किसमें हुआ है? तो ये हुआ है
द्वितीय मुख्य शिलालेख में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 20 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध शक शासक था जिसने काठीवाड़ा में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? तो ये करवाया था रुद्रदामन प्रथम ने, सी राइट हो जाएगा। 21 है कि दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया? तो ये किसने करवाया था? तो ये गुप्त वंश के शासक ने करवाया था, बिल्कुल ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 22 है कि निम्नलिखित में से किस विद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी? तो विक्रमशिला की स्थापना उन्होंने की, बिल्कुल बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बसाया गया था? तो ये बसाया गया था बिल्कुल रावी नदी के, यानी कि बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। 24 है कि पूरा पाषाण काल का विस्तार 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 12,000 वर्ष पूर्व तक है। समय की इस लंबी अवधि को आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल में विभाजित किया गया है। समय की यह लंबी अवधि मानव इतिहास डैश का प्रतिशत कवर करती है। तो कितना प्रतिशत ये कवर करती है? तो ये करती है 99%, बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। 25 है कि हड़प्पा वासियों को तांबा संभवतः वर्तमान समय की डैश से प्राप्त होता है। तो ये प्राप्त होता है राजस्थान से, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चल सकते हैं। साथ में अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जो है इस प्रकार की वीडियो का मिलता रहे। अगला क्वेश्चन है कि लौह युग का सबसे आम उपकरण डैश था जिसका उपयोग पेड़ों को काटने, लकड़ी काटने और एक हथियार के रूप में किया जाता था? तो उसके रूप में जो है कुल्हाड़ी हम यूज करते थे, यानी हम लोग नहीं, लौह युग में जो है जो आदि मानव थे, आदिवासी थे, वो लोग क्या है इसका यूज करते थे, आदि मानव। ठीक है, चलिए आगे बात करें। 27 नंबर है, निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है? किस नदी का? तो गंगा नदी का नाम एक बार आया है, बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश वेद चारों वेदों में सबसे छोटा है और यह जो है हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और धुनों और मंत्रों का संग्रह है। तो उसका नाम बिल्कुल सामवेद है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? तो सबसे पुराने वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद हो जाएगा, बिल्कुल डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? तो ऑप्शन से बात करेंगे तो बिल्कुल सी हो जाएगा, मेहरगढ़ जो है नहीं है, क्योंकि मेहरगढ़ की जो वर्तमान स्थिति है बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान में है। 31 है कि वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है जिसकी रचना लगभग डैश वर्ष पहले हुई थी। तो कितने वर्ष पहले? तो लगभग 3500 वर्ष पहले हुई, बिल्कुल बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 32 है कि डैश शहर कच्छ के रण में खादिर बेट, जिसे बेट भी कहा जाता है, पर स्थित था जहां ताजा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी। ये कहां पर था? तो ये जो है बिल्कुल धौलावीरा में। कहां पर? तो धौलावीरा में है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 33 है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर महान स्नानागार की खोज की गई थी? तो इसकी खोज हुई थी मोहनजोदड़ो में, बिल्कुल बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 34 है कि हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? तो ये जो है स्थित है गुजरात में, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 35 है कि वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के डैश संप्रदाय से था? तो किससे था? तो बिल्कुल सांख्य संप्रदाय से, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 36 है कि प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है स्थित है गुजरात में, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएगा। 37 की बात करें तो ऋग्वेद डैश सूक्तों का संग्रह है, कितने का? तो इसकी संख्या की बात करते हैं तो 1028 जो है सूक्तों का संग्रह है, बिल्कुल बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 38 है, निम्नलिखित में से किसे नाट्य शास्त्र का रचयिता माना जाता है? तो ये माना जाता है बिल्कुल भरत मुनि को, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ जिसका श्रेय ऋषि व्यास को जाता है प्राचीन भारत का एक प्रमुख महाकाव्य है और इसमें 18 पर्व यानी कि पुस्तक में लगभग 1 लाख छंद हैं? तो उसका नाम की बात करते हैं तो बिल्कुल महाभारत है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 40 नंबर कहता है कि ऋग्वेद के मंत्रों के समूह डैश कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं?
उन्हें जो है सूक्त कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 41 है कि प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र का श्रेय निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विद्वान और रणनीतिकार को जाता है? तो ये जाता है किसको? चाणक्य को। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। आपका यहाँ पे एक होमवर्क क्वेश्चन जैसे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या है। चलिए आगे बात करें। 42 है कि एक प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम निम्नलिखित में से किस शख्सियत द्वारा लिखा गया है? तो ये जो है लिखा गया है कालिदास के द्वारा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इनके द्वारा जो है क्या लिखा गया था? तो अर्थशास्त्र लिखा गया। बिल्कुल ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 44 है कि वराह मिहिर की रचना पंच सिद्धांतिका खगोलीय सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, वराहमिहिर की प्रसिद्ध, यहाँ पे लग रहा है कुछ जो है क्या पूछा था, हमसे पूछ रहा है कि वराहमिहिर यहाँ पे जो है पंच सिद्धांतिका, यहाँ पे डैश रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मतलब डॉट डॉट रहेगा खगोली। तो कितने जो है खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है? तो ये जो है 5 खगोलीय सिद्धांतों से क्या है जुड़ा हुआ है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो सिकंदर ने जो है 326 ईस्वी पूर्व क्या है आक्रमण किया था। बिल्कुल सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हर्यक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजाशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र की नींव रखी। तो ये जो है किसने रखा था? तो उदयन ने रखा था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 47 है कि राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा, बाद में राजधानी को डैश में हस्तांतरित कर दिया गया। तो कहाँ किया गया था? तो पाटलिपुत्र जो है हस्तांतरित किया गया था। बिल्कुल बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन वजी महाजनपद की राजधानी थी? तो वजी की राजधानी बिल्कुल वैशाली थी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। 49 है निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं था? तो 16 महाजनपदों में कौन नहीं आता है? तो कामरूप नहीं आता है। बिल्कुल बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि वर्धमान महावीर जैन धर्म के अंतिम और डैश तीर्थकर थे। तो किस नंबर के थे ये? तो 24वें तीर्थकर थे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और जैन धर्म के अगर हम प्रथम तीर्थकर की बात करते हैं तो ऋषभ देव हैं, ये भी आप ध्यान रखें। तो स्टूडेंट 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, इसमें कुल 100 प्रश्न लिए गए हैं। तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक देख के जाएं और 50 क्वेश्चन कंप्लीट होने पर अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो अब लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कम से कम अब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। चलिए आगे हम बात करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की। स्टूडेंट 51 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है कि गौतम बुद्ध ने बोध के लिए अपना रास्ता खोजने का फैसला किया और बिहार के बोधगया में डैश पेड़ के नीचे, यहाँ पे होगा ठीक है, पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान किया। तो किस पेड़ के नीचे जो इन्होंने ध्यान किया था उस पेड़ का नाम जो है बिल्कुल पीपल था। पीपल के पेड़ के इन्होंने क्या है ध्यान किया था। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं। तो गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की डैश भाषा में दी। तो किस भाषा में दी थी? तो इन्होंने जो है पाली भाषा का यूज किया था अपने ज्ञान को लोगों को बताने के लिए। 53 नंबर है कि जैन धर्म के नियमों का पालन करना निम्नलिखित में से किसके लिए अधिक कठिन था? तो किनके लिए? तो किसानों के लिए। किनके लिए? बिल्कुल किसानों के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध शाक्य गढ़ नामक एक छोटे गढ़ से संबंधित थे और एक डैश थे। तो क्या थे? तो एक जो है ये क्षत्रिय थे। बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि भगवान महावीर ने डैश वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और ज्ञान की तलाश में भी एक वन में रहने चले गए। तो कितने वर्ष की? तो बिल्कुल 30 वर्ष की उम्र है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ध्यान रखिए इनके पिता का नाम जो है सिद्धार्थ था। इनका जन्म जो है बिल्कुल कुंडल ग्राम वैशाली यानी कि बिहार में हुआ था। माता का नाम त्रिशला था और पत्नी का नाम यशोदा। पुत्री का नाम जो है प्रियदर्शना तथा दामाद का नाम जमाली और इनकी मृत्यु जो है पावापुरी यानी कि राजगीर बिहार में हुई थी। तो ये भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल क्यों है? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन आपको भली भांति पता होगा कि यहाँ पर जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। आगे बात करते हैं। 57 है निम्नलिखित में से किसने जो है वजी पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह लेने के लिए बुद्ध से मुलाकात की?
इसकी मुलाकात जो है किसने की थी, तो वस्कार ने की थी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं 58 है कि जैनियों के दिगंबर संप्रदाय द्वारा पर्युषण पर्व का आयोजन डैश दिनों के लिए किया जाता है। तो कितने दिनों के लिए, तो 10 दिनों के लिए किया जाता है, बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं तो प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कंबलों और डैश अपने सोने एवं कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। तो कौन सा क्षेत्र था, उत्तर पश्चिम कंबल और इसके साथ साथ कौन सा क्षेत्र, तो इसके साथ जो है दक्षिण भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है। नहीं है की बात कर रहा है, तो बिल्कुल कधार, यानी कि बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे कंधार होगा बिल्कुल। चलिए आगे बात करें 61 है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी डैश थी। इसकी राजधानी जो है पाटलिपुत्र हुआ करती थी, बिल्कुल डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था। तो अंतिम शासक जो है बृहदत्त था, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक था। तो मौर्य साम्राज्य का जो दूसरा शासक था उसका नाम सो बिंदुसार, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अशोक के धम्म में भगवान की पूजा या बलिदान का प्रदर्शन डैश, ठीक है, तो क्या जो है यहाँ पे है बताना है बिल्कुल, तो यहाँ पे हो जाएगा ए, यानी कि शामिल नहीं था। ठीक है, यानी अशोक के धम्म में भगवान की पूजा या बलिदान का प्रदर्शन शामिल नहीं था, बिल्कुल ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता की बात करेंगे तो उसका नाम बिल्कुल अशोक था, बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। 66 है कि डैश साम्राज्य यहाँ पे होगा। ठीक है, साम्राज्य की स्थापना 322 से 321 ईस्वी पूर्व में महान सम्राट चंद्रगुप्त द्वारा की गई थी। तो किसकी स्थापना हुई थी, किस साम्राज्य की, तो मौर्य साम्राज्य की, बिल्कुल ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे बात करें तो अशोक के अधिकांश शिलालेख डैश भाषा में थे और डैश लिपि में लिखे गए थे। तो किस भाषा और किस लिपि पूछ रहा है यहाँ पे, तो प्राकृतिक जो है यहाँ पे भाषा थी और लिपि थी ब्राह्मणी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 68 है कि कौन सा मौर्य भारतीय सम्राट अपने शिलालेखों और स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है। तो उसका नाम जो है बिल्कुल अशोक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 69 है कि यहाँ पे जो है बात करें तो मौर्य होगा। ठीक है, क्या होगा, तो मौर्य। तो मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो गुरु की बात हो रही है तो कौटिल्य, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बात करिए तो मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक डैश के अनुयायी थे। तो ये अनुयायी थे बौद्ध धर्म के, बिल्कुल ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। स्टूडेंट बता दें आपको, अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिल्कुल पीडीएफ आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, जरूर आप लोग जुड़िएगा। बात करें 71 की, तो भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुई थी और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे अब डैश के नाम से जाना जाता है। तो अब किस नाम से, तो अब उसे जो है बिल्कुल पटना के नाम से जानते हैं, बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं 72 है, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया। तो ये उठाया था किसने, तो अशोक ने उठाया था, बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं 73 है कि अशोक ने अपने शिलालेख में उल्लेख किया है कि उसने राजा बनने के डैश बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की। तो कितने वर्ष बाद जो है विजय प्राप्त करता है, तो बिल्कुल 8 वर्ष बाद, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। आगे बात करिए 74 है, निम्नलिखित मौर्य सम्राटों में से किसे जो है प्रियदर्शी के नाम से नाम से यहाँ जाना जाता है, बिल्कुल नाम होगा, तो किसे जाना जाता है, तो अशोक को जो है प्रियदर्शी कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बात करें 75 है, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में सांची का महान स्तूप बनाया गया था। ये बना था बिल्कुल अशोक के शासनकाल में, ऑप्शन बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। स्टूडेंट अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो कम से कम आप लाइक कर दीजिए। 75 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुके हैं, बिल्कुल 100 क्वेश्चन जो है लिए गए हैं, तो बिल्कुल वीडियो को बीच में मत छोड़ें, कंप्लीट जरूर देख कर जाएं। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको जो है
इसका जो है फायदा मिलता रहेगा, नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलेगी और आपकी तैयारी जो है बेहतरीन तरीके से होगी। साथ में आप करंट अफेयर भी चैनल पे पढ़ सकते हैं, तो जरूर इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बात करें 76 है कि मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी। तो अशोक की मृत्यु की बात हो रही है, तो अशोक की मृत्यु जो है हुई थी कब, तो 232 ईस्वी पूर्व, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे बात करें 77 है मौर्य सम्राट के किस सम्राट ने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया। तो ये विजय का त्याग करने वाला जो है बिल्कुल अशोक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 78 है निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने जो है मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो किसने भेजा, तो ये भेजा था जो बिल्कुल सेलुकस निकेटर ने, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। 79 है कि भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन थे। तो शुंग वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम जो है बिल्कुल पुष्यमित्र था, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में सातवाहन वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। तो इसके संस्थापक जो है बिल्कुल सिमुक थे, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 81 है कि सातवाहन डैश भारत में एक शक्तिशाली राजवंश था। तो किस जगह पे था, तो दक्षिण भारत में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 82 है कि प्रसिद्ध शासक कनिष्क डैश वंश के थे। तो किस वंश के, तो ये जो है कुषाण वंश से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। 83 की बात करते हैं, तो मौर्यों के पतन से लेकर गुप्तों के उत्थान यानी कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक की अवधि को भारतीय इतिहास में डैश के रूप में जाना जाता है। तो उसे जानते हैं उत्तर मौर्य काल के रूप में, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 84 है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मौर्योत्तर काल में रेशम मार्ग को नियंत्रित किया। तो नियंत्रित करने वाला जो है कुषाण शासक थे, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। 85 है कि मौर्योत्तर काल में डैश में पुरुष और महिलाएं थे जिनके पास जमीन नहीं थी। तो कौन थे वो लोग, तो वो लोग जो है दास कर्मकार थे जिनके पास क्या है, पुरुष और महिलाएं ऐसे जिनके पास जमीन बिल्कुल नहीं था। 86 की बात करें, निम्नलिखित में से किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना की थी। तो शुंग वंश की स्थापना जो है पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई, बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। आगे बात करें 87 है कि डैश जो कनिष्क के दरबार में रहते थे ने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना की। तो किसने जो है किया था, तो ये किया गया था बिल्कुल अश्वघोष के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। आगे बात करें 88 नंबर क्वेश्चन है कि गंधार कला शैली यानी कि स्कूल ऑफ आर्ट किस राजवंश के तहत विकसित हुई। ये जो है विकसित हुई थी कुषाणों के तहत, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। आगे बात करें निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी है। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी की बात की जा रही है, तो उसके पत्नी का नाम जो है बिल्कुल क्या था, तो कुमार देवी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने पश्चिमी क्षेत्र में शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो उसका नाम बताना है, बिल्कुल चंद्रगुप्त जो है द्वितीय उसका नाम है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 91 है कि हर्षवर्धन द्वारा कितने संस्कृत नाटक लिखे गए थे। इनकी संख्या जो है 3 है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी राइट हो जाएगा। जिसमें बात करें तो प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद शामिल है। आगे बात करें 92 नंबर है कि गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखित प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ के रचयिता कौन थे। इसके रचयिता जो है बिल्कुल हरिसेन है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 93 है कि हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पार करके दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश डैश ने उन्हें रोक दिया। किसने रोका था, तो ये जो है रोका गया था किसके द्वारा, तो पुलकेशी द्वितीय के द्वारा, बिल्कुल ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 94 है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना डैश द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी। तो इसे स्थापना जो है किसने की थी, तो बिल्कुल कुमार गुप्त द्वारा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। आगे बात करें निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उनकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। 96 है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था। तो ये जो है किस नदी के तट पर हुआ था, हमसे बस ये पूछ रहा है। तो ये जो है लड़ा गया था नर्मदा नदी के तट पर, बिल्कुल ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 97 है निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक हैं।
इसके लेखक जो है बाणभट्ट हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बात करें 98 है कि समुद्रगुप्त के दक्षिणा पथ के कितने शासकों को पराजित किया था, तो इसने जो है लगभग 12 शासकों को, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। 99 है इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर किसकी प्रशस्ति की खुदाई की गई है, तो इस पे जो है किसकी है, तो समुद्रगुप्त की है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है कि डैश ने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया, तो किसने, तो ये जो है हेनसोंग ने किया था, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो ये थे हमारे हिस्ट्री के जो है 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पेपर में बार बार पूछे गए हैं। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताया के जाइएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक और कम से कम एक दोस्त को जरूर शेयर करें, आपसे निवेदन है। साथ में आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका जो है एक पार्ट और आना चाहिए, यानी उसमें भी 100 क्वेश्चन कवर हों और बिल्कुल क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, ये आपको हम गारंटी देते हैं। 100 क्वेश्चन ये है, 100 क्वेश्चन ऐसे दूसरे होंगे, क्वेश्चन रिपीट नहीं किया जाए। तो आप लोग कमेंट करिएगा अगर आपको सेकंड इसका पार्ट चाहिए तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।